ठीक है सर। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम से गद्य भाग से जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इससे जो गद्य खंड से दूसरा अध्याय है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित यह अध्याय है। तो आज हम इस बाल गोविंद भगत नामक अध्याय का अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसी पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो इस अध्याय पर चर्चा परिचर्चा करने से पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जीवन वृतांत है, उस जीवन वृतांत को जान लेते हैं एक बार। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म बिहार के जो मुजफ्फरनगर जिला है, मुजफ्फरपुर जो जिला है, मुजफ्फरपुर जिला बिहार के अंदर आता है। और मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में सन 1899 में इनका जन्म हुआ। और बचपन से ही इनके माता पिता इनसे अलग हो गए थे, यानी कि इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भाग दिया था। और इस तरह से गांधी जी की विचारधारा इन पर काफी बैठती है, यानी कि ये गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित रहे हैं। ठीक है। और इस महान साहित्यकार ने देश को आजाद कराने में अपना सक्रिय योगदान दिया है। और कई बार ये महान साहित्यकार जेल भी गए हैं। और 1968 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही पत्र पत्रिका लिखनी शुरू कर दी थी, जैसे बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि इनके अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि सभी गद्य विधाओं में बेनीपुर जी ने अनेक रचनाएं प्रकाशित की हैं। इनमें से कुछ है पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है। चीता के फूल, ये कहानी के रूप में है। माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता, ये सभी इनके रेखा चित्र हैं। अम्बपाली, ये इनका अकेला नाटक था। गेहूं और गुलाब, ये इनका निबंध है। पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा विवरण है। जंजीरें और दीवारें, ये ये इनकी जो रचना है ये संस्मरण के रूप में रही है। अगर भाषाशैली की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में प्रांतीय शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषाशैली खड़ी बोली के रूप से परिष्कृत हुई है। ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है भाई। ये जो बाल गोविंद भगत है, ये कैसी विधा हमारे पाठ्यक्रम में, ये रेखा चित्र के रूप में है। किस रूप में है? रेखा चित्र के रूप में। और एक और बात, जो ये बाल गोविंद भगत हैं, बाल गोविंद भगत को हिंदी साहित्य जगत में कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में बाल गोविंद भगत को कलम के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, कलम के जादूगर। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं इस पाठ के सारांश की, इस अध्याय के सारांश की। इसमें इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जो जिसकी वेशभूषा और जो बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता, लेकिन लेखक के अनुसार उनके सन्यासी होने का जो आधार है वो मानवीय जीवन के प्रति जो प्रेम है उनका, वो मानवीय जीवन के प्रति प्रेम ही है। वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे।
इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की झलक भी मिलती है, ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। और ये जो अध्याय है आपके पाठ्यक्रम में, इस इस ये अध्याय क्या संदेश देता है? ये जो बाल गोविंद भगत है नामक पाठ है, ये पाठ लेखक को इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है? अब देखिए, ये जो बाल गोविंद भगत है, इस पाठ के माध्यम से लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन मानते हैं। बाल गोविंद भगत को लेखक बचपन से ही आदरणीय व्यक्ति मानते हैं। और इस तरह से लेखक एक ब्राह्मण थे, लेकिन जो बाल गोविंद भगत था, बाल गोविंद भगत एक तेली था। और तेली उस दौर में, उस समय में तेली को समाज के अंदर इतना ज्यादा मान सम्मान नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत ने अपनी जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा है, उस तेली के प्रति दिखाई है, ठीक है भाई। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधु का परिचय दिया है, वास्तविक साधु का परिचय दिया है इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु बन सकता है। साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित रखना, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना, मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है। और इस अध्याय में लेखक ने बताया कि बाल गोविंद भगत भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। उनके अनुसार उनका जो भी है, वह सिर्फ किसकी देन है? परमपिता परमात्मा की देन है। उस पर उसी परमपिता परमात्मा का अधिकार है। इसीलिए वे अपने खेतों में, जब भी उसके खेतों में जो कुछ भी अन्न के रूप में पैदा होता, तो सर्वप्रथम बाल गोविंद भगत क्या करते थे? कबीर मठ पर जाते और वहां पर उसको कबीर मठ पर चढ़ा देते थे। और बाद में प्रसाद के रूप में जो भी बाल गोविंद भगत को उसमें से मिलता, अपनी फसल में से या जो कुछ भी उसके खेतों में पैदा हुआ है उसमें से जो कुछ भी मिलता, तो उसी को वो एक प्रसाद के रूप में प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। और इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें लेखक ने आगे बताया है कि किस प्रकार से जब उसके बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसने बाल गोविंद भगत रोए नहीं, और न ही उन्होंने अपने पुत्र वधू के आत्मविश्वास को कम होने दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया? अपनी पुत्र वधू से सभी क्रियाक्रम भी करवाए और समाज में प्रचलित मान्यताओं को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। और इस तरह से बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू को पुनर्विवाह के लिए उसके घर भी भेज दिया था। और वे अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया। बाल गोविंद भगत ने तो हमेशा ही दूसरों के हित के लिए सोचा है। और इस तरह से वे अंत तक अपने बनाए गए नियमों में ही बाल गोविंद भगत विश्वास करते थे। उन्हीं नियमों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और इस तरह से उन्होंने माना है कि आत्मा के वास्तविक रूप को बाल गोविंद भगत ने पहचान लिया है। इन्होंने मानी है ये बात, बाल गोविंद भगत ने मानी है कि मैंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान लिया है। इस तरह से अंत में आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार से वो मिलन कराते हैं, ये बातें इस अध्याय में बताई है। और इस प्रकार से इस संसार में हमारा जो धन दौलत के प्रति जो मोह माया है, और जो धन दौलत के प्रति हमारा जो आकर्षण है, एक तरह से जो खिंचाव है, उस खिंचाव से भी दूर रहने के संदर्भ में बताया है। और इस प्रकार से आदमी को अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा से क्या करना चाहिए?
हमेशा ही परमपिता परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर उस परमपिता परमात्मा का जाप करना चाहिए। और इस तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधुओं से भी सचेत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वास्तविक साधु तो वही होते हैं जो समाज के सामने तरह-तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और समाज को पुरानी सड़ी गली जो परंपराएं हैं उनसे अच्छी तरह से क्या कराते हैं, मुक्त कराते हैं। ये संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें दिया है। ठीक है भाई। अब इसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं एक बार वो पढ़ लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए मंजोला, मंजोला का अर्थ होता है न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बीच का। कमली, कमली का मतलब है कंबल। पतोऊ, पुत्रवधू या पुत्र की जो स्त्री होती है। रोपनी, धान की रोपाई अभी शुरू हो जाएगी अगले महीने से, वैसे तो इसी महीने से शुरू हो जाएगी धान की रोपाई, 20 मई के बाद। ठीक है। कलेवा, सवेरे का जलपान। कलेवा क्या होता है? सुबह का जो नाश्ता करते हैं हम, ब्रेकफास्ट को कलेवा बोलते हैं। ठीक है। पुरवाई, पूर्व की ओर से बहने वाली जो ठंडी हवा होती है, जैसे आजकल चली हुई है पुरवाई। ठीक है। पिछले 2-3 दिनों से पुरवाई चली हुई है, पूर्व की ओर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है इसको पुरवाई बोलते हैं। ठीक है भाई। अदरतिया, आधी रात। खंजड़ी, खंजड़ी डफली के डंक का, परंतु आकार में उसे एक छोटा सा एक वाद्य यंत्र, एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। फिल्मों में आपने क्या नाम है, सनी देओल की फिल्म में भी है, फिल्म का नाम तो ध्यान में नहीं मुझे, जैसे वो है क्या नाम है आमिर खान की फिल्म का नाम ध्यान नहीं है अभी फिलहाल। वैसे आप क्या नाम है, खंजड़ी होती है एक छोटे से टाइप में, वाद्य यंत्र होता है बजाने का यंत्र, वो फोटो पे रख के उसे बजाया जाता है। ठीक है, खंजड़ी बोलते हैं। निस्तबद्धता, निस्तबद्धता होती है सन्नाटा, साइलेंट। आगे है लोही, लोही होता है प्रातः काल की जो लालिमा होती है, सुबह जब सूरज निकलने से पहले की जो लालिमा आसमान में दिखाई देती है उसको लोही बोलते हैं। कुहासा, कुहासा होता है कोहरा। आवृत, आवृत होता है चारों ओर से ढक देना, आच्छादित कर देना। कुश, कुश एक प्रकार की पैनी नुकीली घास होती है। और बोधा, बोधा ये कम बुद्धि, बोधा, बोधा यानी कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी कि कमजोर। ठीक है। और संबल, संबल क्या होता है? संबल का मतलब होता है सहारा, सपोर्ट। ठीक है भाई। ये आपके पाठ्यक्रम में इस अध्याय के जो कठिन शब्द हैं ये दिए हुए थे, ये इनका अर्थ जान लिया। अब इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। पेन पेंसिल निकाल के रखना। ठीक है। पेन पेंसिल साथ में रखना। अगर किताब है तो किताब खोल लेना। तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसी विधा है, ये एक रेखा चित्र के रूप में हमारे समक्ष आई है। लेखक ने रेखा चित्र के रूप में हमारे समक्ष इसे इसको प्रस्तुतिकरण किया है। तो शुरू करते हैं। एक बार है ना, जब जैसे क्लास ऑफलाइन क्लास होंगे उस समय ये सभी बातें बताऊंगा आपको। उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, कहानी, ये सभी इस प्रकार की जो जिनमें ये रचनाएं लिखी जाती है जिन विधाओं में, ये सभी बातें बताऊंगा आपको एक बार। ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मंझोले, मंझोले क्या होता है? बीच के। गोरे चिट्ठे, गोरे चिट्ठे का मतलब होता है बहुत गोरे। गोरे चिट्ठे का मतलब क्या होता है? बहुत गोरे। अब ये बातें लेखक ने किसके संदर्भ में बताई है? बाल गोविंद भगत के संदर्भ में लेखक बता रहे हैं, क्योंकि लेखक बाल गोविंद भगत से भली भांति पूर्वक अच्छे से परिचित थे, उनके प्रति उनकी आस्था थी, श्रद्धा भाव उन्होंने दिखाया है लेखक ने बाल गोविंद भगत के प्रति। क्योंकि बाल गोविंद भगत कौन सी जात से थे? तेली जाति से, और ये ब्राह्मण जाति से। ठीक है। तो देखिए 60 से ऊपर के होंगे। उम्र कितनी थी बाल गोविंद भगत की? 60 से ऊपर। ये उनके अगर व्यक्तित्व से संबंधित
प्रश्न पूछा जाए पेपर में बाल गोविंद भगत के का व्यक्तित्व या चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए, तो ये जितनी भी पंक्तियां अभी हम पढ़ेंगे इस प्रथम गद्यांश में, तो ये सोच लीजिए ये लगभग आप उसके जवाब में लिख सकते हो। ठीक है भाई। और ये एक अंक का है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी, 60 से ऊपर की। ये पेपर में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे। जटा जूट होती है जो लंबे लंबे बाल रखने वाले होते हैं, जिनके लंबे लंबे जटाएं होती हैं, उनको जटा जूट बोलते हैं। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। यानी कि बाल पक जाना का मतलब है कि उनको जिंदगी का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो गया था। ठीक है, उसके जो बाल थे सिर के, वो सफेद हो चुके थे। आगे चलिए। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, ये उनका पहनावा था। कबीर पंथियों सी, कबीर पंथियों सी है का क्या मतलब होता है, जो कबीर के पंथ को मानने वाले या कबीर की बताई गई बातों को मानने वाले होते हैं, उन्हें कबीर पंथी बोलते हैं। कबीर के बताए गए रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कबीर पंथी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है कनफटी। कनफटी एक ऐसी टोपी होती है जो कान के पास की जो जगह होती है वहां से वो कटी हुई होती है, उसको कनफटी बोलते हैं। ठीक है, आगे है जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली क्या होती है, कमली का मतलब होता है कंबल। कमली का मतलब क्या होता है, कंबल। आगे है मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अब देखिए मस्तक यानी कि माथा, रामानंदी चंदन यानी कि रामानंदी चंदन क्या होता है, रामानंद के द्वारा जो प्रचलित जो चंदन है उसको रामानंदी चंदन बोलते हैं। अब रामानंद कौन थे, ये पता आपको रामानंद कौन थे, कबीर के गुरुजी। और रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य थे रामानंद जी के गुरुजी। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, और रामानंद के गुरु कौन थे, रामानुजाचार्य। ठीक है भाई। अब देखिए आगे चलिएगा। छोर, छोर क्या होता है, एक किनारा, किनारे को छोर बोलते हैं। ठीक है, और बेडोल, बेडोल होता है अनगढ़, जिसका निर्माण अपने आप ही हो जाता है, उसको बेडोल बोलते हैं। ठीक है, अगले गद्यांश पे चलिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ क्या होते हैं, जो व्यक्ति विवाहित होता है उसको गृहस्थ बोलते हैं। संसारी विवाहित, या तो संसारी या विवाहित आदमी, उसे गृहस्थ बोलते हैं। ठीक है भाई। उनकी गृहिणी, गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। पतोह क्या होता है, पुत्र वधू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। परिभाषाओं में, परिभाषाओं से क्या मतलब होता है, परिभाषाओं का मतलब होता है नियम, जो बताई गई जो बातें हैं उन पर खरे उतरते थे। ठीक है, आगे चलिएगा। कबीर को साहब मानते थे। साहब, साहब का मतलब क्या होता है, भगवान मानना। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। यानी कि बाल गोविंद भगत किसकी बताई हुई बातों पे चलते थे, कबीर की बताई हुई बातों पे चलते थे, और उन्हीं की गीतों को क्या करते थे, उन्हीं के गीतों का गायन किया करते थे कबीर जी। ठीक है भाई, आगे चलिएगा।
कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार से मतलब है बिल्कुल सही सिद्ध होना, बिल्कुल स्पष्टीकरण कर देना। ठीक है, किसी से भी दो टुक बातें करने में संकोच नहीं करते थे। दो टुक, दो टुक का मतलब क्या होता है? साफ साफ कह देना। और संकोच, संकोच करना, संकोच करने का ये मुहावरा है। संकोच करने का मतलब है शर्माना। संकोच करने का मतलब क्या हो गया? शर्माना नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। खामखा का मतलब क्या होता है? बेकार में, व्यर्थ में झगड़ा मोल लेना, जानबूझकर अपने गले में लड़ाई मोल लेना, यानी कि जानबूझकर लड़ाई करना, उसको बोलते हैं झगड़ा मोल लेना। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार में लाना ये भी मुहावरे का प्रयोग है। व्यवहार में लाने का मतलब है प्रयोग करना, उसे यूटिलाइज करना। ठीक है, आगे है। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल, कुतूहल का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा पैदा होना। कुतूहल का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा पैदा होना। ठीक है, आगे चलिए। कभी वह दूसरे के खेतों में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे, सोच इत्यादि के लिए नहीं जाया करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब की यानी कि परमपिता परमात्मा की देन थी। अपनी इस धरती पर जो भी चीज उसके पास थी, उसे बाल गोविंद भगत कभी भी अपनी नहीं मानते थे। वो सब कुछ किसकी मानते थे? परमपिता परमात्मा की देन मानते थे। और मैंने आपको सारांश में भी बताया, जब भी बाल गोविंद भगत के खेतों में अगर कुछ होता तो वो सबसे पहले कबीर के मठ पर जाकर उसे चढ़ा देते थे, और प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसे ही, उसी से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है भाई, तो इस तरह से बाल गोविंद भगत जो कोई भी चीज है वो सभी किसकी मानते हैं? किसकी देन मानते हैं? परमपिता परमात्मा की देन मानते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। दरबार, दरबार का मतलब क्या है? दरबार का मतलब है घर। दरबार का मतलब क्या है? घर। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, मठ, मठ क्या होता है? मठ का मतलब होता है आश्रम। मठ का मतलब क्या होता है? आश्रम। ठीक है, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। गुजर यानी कि गुजारा किया करते थे। प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब जो बांटने में मिलने वाला जो कुछ भी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी पदार्थ होता है उसको प्रसाद बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध होना, खुश होना उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। और गान पर, गान पर का मतलब होता है गीत पर। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कंठ, कंठ क्या होता है? कंठ का मतलब होता है गला। और सजीव होना, सजीव होना जीवित हो जाना, एक्टिव हो जाना। आगे चलिएगा। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़, अब ये देसी महीनों के नाम है। आषाढ़, आषाढ़ क्या है? आषाढ़ का मतलब है ये देसी महीना है। अब ये देसी महीना आप समझ लीजिएगा कैसे है ये देसी महीना। इसको वैसे जनवरी फरवरी के हिसाब से कौन सा महीना बोलते हैं? ठीक है, और वैसे इसको क्या कहते हैं? अब देखिएगा, इस समय अगर हम बात करें
इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। अभी ये जो 15 दिन चलेगा, ये वैशाख का महीना चलेगा, वैशाख। क्योंकि चैत्र के महीने से हमारा जो कैलेंडर है, देसी कैलेंडर, चैत्र माह से शुरू होता है। कौन से महीने से शुरू होता है? चैत्र माह से। और वैसे हम अप्रैल का महीना मानते हैं इसको, अप्रैल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। तो चैत्र के बाद एक बार ये पूरी डिटेल सुन लीजिएगा आप। चैत्र जो अप्रैल के 15 दिन और फिर क्या नाम है, मई के आखिर के जो 15 दिन होते हैं, ठीक है। यानी कि चैत्र और वैशाख के जो 15-15 दिन होते हैं, चैत्र और वैशाख के 15-15 दिनों को अप्रैल बोलते हैं, ठीक है भाई। यानी और फिर वैशाख यानी कि मई के स्टार्टिंग के 15 दिन, मई के स्टार्टिंग के 15 दिन। अब जो वैशाख हो गया, वैशाख कौन सा महीना बन गया एक हिसाब से देखें तो अप्रैल के अंतिम 15 दिन और मई के स्टार्टिंग के 15 दिन, ये वैशाख का महीना हो गया। और वैशाख के बाद ज्येष्ठ आता है, यानी कि मई के बाद के 15 दिन और जून के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ या जेठ, ठीक है। और ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है। ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? आषाढ़, जिसमें धान की रोपाई होती है। आषाढ़, इसको साढ़ भी बोलते हैं। और आषाढ़ के बाद फिर कौन सा महीना आता है? आषाढ़ के बाद श्रावण महीना, सावन का महीना आता है। और श्रावण के महीने के बाद भाद्रपद आता है। भाद्रपद यानी कि भादुआ जिसको बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में भादुआ बोलते हैं इसे। और फिर भाद्रपद के बाद आश्विन यानी कि आसुज आता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में आसुज बोलते हैं। और आसुज के बाद कैतक, जिसको कार्तिक बोला जाता है। और कैतक के बाद माह, जिसको मार्ग भी बोलते हैं। और माह के बाद पो। और ऐसा मानते हैं सर्दियों में माँ जाडे जाडा का मजा और पो जाडे का छो। इस तरह से ये ग्रामीण कहावतें बनी हुई हैं, ठीक है भाई। तो जो हमारा आषाढ़ का जो महीना हुआ, आषाढ़ का महीना कौन सा हो गया? अब आषाढ़ का महीना हमारा कौन सा हो गया? जो जून है, जून के आखिर के 15 दिन और जुलाई के स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे आषाढ़ का महीना बोलते हैं। इसमें धान की रोपाई अधिकतर होती है, ठीक है भाई। आगे चलिएगा। अब रिमझिम, आषाढ़ की रिमझिम है। रिमझिम का मतलब है जो बारिश है, बारिश लगातार चल रही है, बारिश लगातार हो रही है, धारादार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा, समूचा का मतलब होता है पूरा का पूरा, सारा का सारा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी होना, धान के पौधों को खेत में लगाना, रोपना, उसे ही रोपनी बोलते हैं। आगे चलिए। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ मेंढ औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी है। कलेवा, कलेवा का मतलब क्या बताया था? नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता होता है, प्रातःकाल का जो नाश्ता होता है, उसे कलेवा बोलते हैं। और मिट्टी से मेंढ क्या होती है? जो मिट्टी से बनी हुई बैठने की जो जगह होती है, मिट्टी से बनी हुई जो बैठने की जो जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेंढ बोलते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। बैठी हैं। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही ठंडी पुरवाई। पुरवाई क्या मतलब है? पूर्व की ओर से बहने वाली जो ठंडी ठंडी हवा होती है, उसको पुरवाई बोलते हैं। जैसे अभी पिछले 2-3 दिनों से चल रही है ठंडी हवा, तो ये पूर्व की दिशा से चल रही है, इसको पुरवाई नाम बोलते हैं, पुरवाई नाम दिया गया इसे, ठीक है। आगे चलिएगा। ऐसे ही इस समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। स्वर तरंग क्या होती है?
जो स्वरों की जो लहर होती है, और झनकार करने का मतलब होता है वो जो स्वरों की जो आवाज है वो सुनाई देना, ठीक है। यानी कि बजती हुई जो आवाज है उसे झनकार बोलते हैं। आगे चलिएगा, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। लिथड़े का मतलब क्या होता है, लथपथ हो जाना, यानी कि पूरे शरीर पर कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ है। आगे चलिए, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध क्या होता है, पंक्तियों से लाइन में बांध देना, पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जीने क्या होता है, जीने का मतलब है सीढ़ी, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाई क्या होते हैं, हलवाई होते हैं किसान। हलवाई का मतलब क्या है, किसान। और ताल से उठना, संगीत में संगीत से नृत्य करना शुरू कर देना। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब कर्म से चलने लगती हैं। अजीब कर्म क्या होता है, सिलसिले से, स्टेप बाय स्टेप। आगे है, बाल गोविंद बादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादो बादो भी क्या बताया था मैंने, अभी अभी बताया था आपको, देसी महीना है। देसी महीने को बादो बोलते हैं। और ये बादो कब आता है, ये बादो आता है जो सावन का महीना होता है ना, सावन के महीने जैसे ही खत्म होता है, यानी कि बादो हमारा अगस्त में आता है, अगस्त में, यानी कि अगस्त के 15 दिन और सितंबर के 15 स्टार्टिंग के 15 दिन, अगस्त के एंडिंग के 15 दिन और सितंबर के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं उसको बादो बोलते हैं। और आषाढ़, आषाढ़ मैंने आपको बताया था, आषाढ़ क्या है, जून के एंडिंग के 15 दिन और जुलाई के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं उसको आषाढ़ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आषाढ़। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। अद अदरतिया क्या होता है, अदरतिया होता है आधी रात, मूसलाधार जो लगातार कंटिन्यूटी में जो बारिश होती रहती है। आगे चलिए, बादलों की गरज बिजली की तड़फ में आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब बिजली की झनकार, दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब देखिए, जिली की जो जनकार होती है, जिली क्या होता है, जो झिंगुरे होते हैं ना, झिंगुरों की जो आवाज होती है उसको जिली बोलते हैं। और दादुर, दादुर ये संस्कृत के शब्द है दादुर। दादुर का मतलब है मेंढक, दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक। और कोलाहल क्या होता है, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा, कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा। आगे चलिए, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी, डिमक डिमक बज रही थी का मतलब है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और वे गा रहे थे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सुख सखियां, चेंक उठे ना, हाँ पीवा तो गोद में ही है। अब गोदी में पीवा चमक उठे सखियां, सखिया का मतलब है सखी, और पीवा चमक उठने का मतलब है पिया, पिया का चमक उठना, यानी कि उसका उसके चेहरे पर सुंदरता लाली आ जाना अपने पिया को देखकर। ठीक है, चेहूक उठे ना, चेहूक उठे का मतलब होता है, चेहूक उठे का मतलब होता है खुशी से, चेहूक उठे का मतलब क्या होता है, खुशी से। पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चेहूक उठती है। उसी बड़े उसी बड़े बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है।
अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक से, और कौंद का मतलब होता है कौंद, उठना, ये मुहावरा है, यानी कि चमक उठना। आगे चलिए, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता क्या होता है? सन्नाटा, साइलेंट, चुप्पी। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से ये जो गीत है, ये रात के समय में बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजाकर गा रहे हैं।